तो हम स्टार्ट करते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। जब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था वहाँ फ्लूइड मैकेनिक्स थी। फ्लूइड मैकेनिक्स की में क्या स्टडी करते हैं हम? फ्लूइड के बिहेवियर की स्टडी करते हैं, चाहे वो फ्लूइड रेस्ट में हो और चाहे वो फ्लूइड मोशन में हो। जब वो फ्लूइड रेस्ट में होगा उसे हम बोलेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स, और जब वो फ्लूइड मोशन में होगा हम उसे बोलेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स। तो यहाँ पर हमें दोनों ही पढ़ने हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स भी पढ़ना है और फ्लूइड डायनेमिक्स भी पढ़ना है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट अबाउट फ्लूइड स्टैटिक्स। अगर हम फ्लूइड स्टैटिक्स की बात करें, स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। फ्लूइड स्टैटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। जब फ्लूइड रेस्ट में होता है उस टाइम पर हम जो स्टडी करते हैं वो हमारा फ्लूइड स्टैटिक्स होता है। स्टडी ऑफ फ्लूइड, जैसे हम कहें कि ये कोई कंटेनर है एक, और इस कंटेनर में फ्लूइड फिल है, तो ये हमारा हो जाएगा स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। अब इसकी कोई भी बिहेवियर की स्टडी अगर हम करेंगे तो ये हमारा फ्लूइड स्टैटिक्स होगा। कंडीशन ये भी हो सकती है स्टडी ऑफ फ्लूइड इन रिजिड बॉडी मोशन। स्टडी ऑफ फ्लूइड इन रिजिड बॉडी मोशन। जैसे सेम कंटेनर, कोई भी कंटेनर ले लो या कोई बकेट ले लो, उसमें फ्लूइड फिल है। इस कंडीशन में पहली वाली में क्या था हमारा? फर्स्ट कंडीशन में था कि फ्लूइड हमारा रेस्ट में है, इसका मतलब u = 0। उसकी वेलोसिटी 0 थी, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, फ्लूइड रेस्ट कंडीशन पर था। ये हो गया फ्लूइड एट रेस्ट। सेकंड कंडीशन हम दिए फ्लूइड इन रिजिड बॉडी मोशन। अगर उस बकेट को लेके मैं चलना स्टार्ट कर दूं, उस कंडीशन में क्या है, जो ये बकेट है इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी u, कोई वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी, बट इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। इसका ये पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी भी u होगी क्योंकि बकेट की वेलोसिटी है, बकेट के साथ मूव कर रहा है। यहाँ जो पार्टिकल, उसकी वेलोसिटी भी u होगी, ये भी बकेट के साथ मूव कर रहा है। जब फ्लूइड के पार्टिकल्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा तो ये भी एक स्टैटिक कंडीशन है। जैसे आपका पेन होता है, पेन में रिफिल के अंदर इंक होती है, इंक एक फ्लूइड है। अगर हम पेन को इधर उधर मूव कराते हैं तो आपका फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन पर है, क्योंकि उसकी जो रिफिल के अंदर इंक है उस इंक में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा। और जब कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा तो जो नेट रिलेटिव वेलोसिटी, जब हम u की बात करें, वो तो 0 ही हो गई ना आपस में पार्टिकल्स के बीच में। और यहाँ पर अगर हम न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए बात करें या न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की बात करें, टाउ = म्यू du/dy। इससे क्या हो जाएगा, ये टर्म हमारी 0 होगी, तो ये टर्म जब 0 होगी तो शियर स्ट्रेस क्या होगी, हमारी 0 हो जाएगी। मीन्स जो भी हमारा स्टैटिक कंडीशन पढ़ते हैं वहाँ पर कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं होती। देयर इज नो शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन ए फ्लूइड। फ्लूइड के ऊपर कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं है। सपोज यही फ्लूइड था जो बकेट में भरा हुआ था, इसके ऊपर कोई भी प्रेशर लगा हुआ है, फोर्स लगा हुआ है, तो इसकी वजह से यहाँ जो स्ट्रेस होगी वो सिर्फ और स्टैटिक में कोई शियर स्ट्रेस नहीं होती। स्टैटिक कंडीशन में केवल और केवल नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट होती है। कौन सी स्ट्रेस होगी यहाँ पर? सिर्फ देयर इज ओनली
नॉर्मल स्ट्रेस, देयर इज ओनली नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द फ्लूइड। फ्लूइड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमारी नॉर्मल स्ट्रेस होगी, और जो ये नॉर्मल स्ट्रेस होती है, इसी नॉर्मल स्ट्रेस को हम बोलते हैं प्रेशर। जो ये नॉर्मल स्ट्रेस उस पर एक्ट होगी, इसी नॉर्मल स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। प्रेशर एक्टिंग ऑन दी फ्लूइड। तो स्टैटिक क्लियर हो गया कि जब कभी भी हम रेस्ट की बात करते हैं, स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट की बात करते हैं, वो फ्लूइड स्टैटिक्स होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं रिजिड बॉडी मोशन की बात करते हैं तब भी हमारा स्टैटिक होता है। किसी बकेट को या पेन का जो एग्जांपल लिया था, मींस जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता। जब हमारी वेलोसिटी जीरो है, कोई मोशन नहीं हो रहा, तो शियर स्ट्रेस उसके अंदर जीरो होगी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से। तो इससे ये कंडीशन आ गई कि यहाँ पर कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं है, और जो एक्ट हो रही है स्ट्रेस, वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस है, और उसी नॉर्मल स्ट्रेस को हम प्रेशर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी नॉर्मल स्ट्रेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? प्रेशर से। अब यहाँ टर्म आ गई हमारे पास प्रेशर। बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर हम पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, इसे रिप्रेजेंट करते हैं पी से। प्रेशर को जो बोलते हैं वो बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। हम जो प्रेशर को बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, बट ये एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। अगर हम कंप्लीट डेफिनेशन की बात करते हैं, जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल लेता हूँ कि ये मेरे पास कोई भी एक प्लेट है जिसका एरिया सपोज मैंने मान लिया ए दिया हुआ है, और इस प्लेट के ऊपर यहाँ एक फोर्स एक्ट है जिस फोर्स का कंपोनेंट है एफ, और ये थीटा एंगल पर लगा हुआ है। तो अब इस कंडीशन के लिए अगर मुझे पूछता है कितना प्रेशर लगा हुआ है यहाँ पर, तो मैं क्या कैलकुलेट करूँगा? P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, जो कि गलत होगा। ये एक हमारी वैल्यू प्रेशर की गलत होगी। तो प्रेशर की जो डेफिनेशन होती है वो होती है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फ्लूइड फोर्स, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। जब प्रेशर मेजर करेंगे तो प्रेशर आएगा नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, और जो यहाँ पर इंक्लाइंड फोर्स दिया हुआ है इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा हमारा हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसकी वैल्यू होगी एफ साइन थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसकी वैल्यू होगी हमारी एफ कॉस थीटा। नाम से देखो, प्रेशर, प्रेस मीन्स फोर्स का वो कंपोनेंट जो किसी भी सरफेस को प्रेस करता हो, किसी भी कंपोनेंट को दबाता हो, उसे हम बोलते हैं प्रेशर, फोर्स के उस कंपोनेंट को काउंट करके। तो यहाँ पर दो फोर्स के कंपोनेंट आए थे, इनमें से कौन सा कंपोनेंट प्रेस कर रहा है? ये वर्टिकल कंपोनेंट, मीन्स सरफेस के कौन सा कंपोनेंट? नॉर्मल कंपोनेंट। ये याद रखना, कभी भी फोर्स कैलकुलेट करना हो तो एक्चुअल वैल्यू यहाँ से क्या होगी? P इज इक्वल टू एफ साइन थीटा अपॉन ए, ये आएगा फोर्स, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। और मीन्स हम ऐसे भी कह सकते हैं नाम से, प्रेशर, जो कंपोनेंट फोर्स का किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रेस करता होगा उसे हम बोलेंगे फोर्स, प्रेशर। अब अगर हम छोटे से किसी ऑब्जेक्ट की बात करें कि हमने ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, स्मॉल पार्टिकल, जिसका एरिया dA
और ये क्लोज एनक्लोजर है, कोई भी बहुत बड़ा कंपोनेंट है, उसमें से मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया है। जो छोटा सा पार्ट लिया है उसका एरिया मैंने लिया है DA, और इस एरिया पर जो नॉर्मल फोर्स लगा हुआ है वो है मेरा DF। कोई भी एनलार्ज मास है मेरे पास फ्लूइड का, उस एनलार्ज मास में से एक स्मॉल एरिया DA कंसीडर किया है, उस पर एक नॉर्मल फोर्स लगा हुआ है DF। अब जो फोर्स लगा हुआ है उस फोर्स और उस एरिया का जो यहाँ रेशो होगा, ये नॉर्मल कंपोनेंट लिया है मैंने, इस फोर्स और इस एरिया का जो कंपोनेंट है, जो इनका रेशो है, इसी को हम बोलते हैं प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। एक ही बात है, अगर आपसे पूछे इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर और सिंपली हम बोल देते हैं प्रेशर। ये हमने एक स्मॉल स्ट्रिप ली थी, अगर फोर्स यूनिफॉर्मली एक्ट हो कंप्लीट एरिया पर, ये तो स्मॉल एरिया लिया था, इस पूरे एनक्लोजर के एरिया पर अगर फोर्स कंप्लीटली एक्ट होता है तो यहाँ से ये आ जाता है P = F/A। P = F/A। अब इसकी अगर यूनिट की बात करें हम, यूनिट फोर्स की या प्रेशर की, जो यूनिट किसी भी चीज़ की हम जब यूनिट निकालते हैं तो यूनिट का मतलब होता है उसके फॉर्मूले में जो जो पैरामीटर्स यूज हो रहे हैं उन सभी की यूनिट को रखने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आ जाता है वो उसकी कंप्लीट यूनिट होती है। जैसे यहाँ पर P = F/A, अगर मैं बात करूँ F हमारा होता है फोर्स, और जो फोर्स की यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। A हमारा एरिया की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर। किस में? SI यूनिट में। SI यूनिट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो SI यूनिट क्या हो गई प्रेशर की? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम नॉर्मली पास्कल भी बोलते हैं, पास्कल, और इसे शॉर्ट में PA लिखते हैं। शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम इसे? PA। अब यहाँ से अगर कोई मुझसे पूछता है कि न्यूमेरिकल दे दिया, न्यूमेरिकल में दिया है कि प्रेशर इज 1 पास्कल, पास्कल से कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब क्या होगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या मेगा पास्कल में दे दिया 1 मेगा पास्कल 10⁻⁻6 हो जाएगा, तो उससे हम 10⁻6 होगा, तो मीटर को mm में कन्वर्ट कर देंगे 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमारा प्रेशर का कन्वर्जन हो जाएगा। अब प्रेशर की और भी कई सारी यूनिट होती हैं, और यूनिट हम देखते हैं। ये तो एक सिंपल यूनिट हो गई जो फॉर्मूले से आ गई हमारे पास। अगर हम नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, SI की जगह CGS यूनिट, P = F/A। फोर्स को वहाँ डायन में रिप्रेजेंट करते हैं और एरिया को सेंटीमीटर में करते हैं। ये कौन सी यूनिट हो गई हमारी? CGS यूनिट। और ये यूनिट कौन सी थी हमारी? SI यूनिट। अब इसके बाद और भी कन्वर्जन होते हैं। पास्कल समझ में आ गया। एक यूनिट होती है इसकी बार। 1 बार = 10⁵ पास्कल। एक ये कन्वर्जन है। 1 बार = 10⁵ पास्कल, और पास्कल क्या होता है हमारा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से आ गया। एक यूनिट होती है हमारी टॉ, TORR, टॉर। टॉर होती है 1 mm of Hg। टॉर को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है 1 mm of Hg। तो mm of Hg अभी आपको नहीं पता कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अभी सिर्फ आप इसे टॉर को 1 टॉर = 1 mm of Hg, यही इतना ही याद रखो। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है, उसकी वैल्यू अलग होती है। अभी हम आगे जब अगला पढ़ाएंगे लॉ, उसमें हाइड्रोस्टैटिक लॉ में, तब बताऊंगा मैं कैसे उनका कन्वर्जन करते हैं। जैसे 1 mm of Hg हो कितना क्या होगा, या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वैल्यू कितनी होती है, ये सारी चीज़ें हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं हम मेजरमेंट की।
कि प्रेशर को किसके रेफरेंस में हम मेजर करते हैं, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर किसके रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे हम उसे। तो प्रेशर को जो मेजर करेंगे हम, वो 3 टर्म्स होती हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। नंबर सेकंड गेज प्रेशर, गेज प्रेशर। नंबर थर्ड वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर। 3 टाइप से प्रेशर को हम मेजर करते हैं। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट प्रेशर, सेकंड वन इज गेज प्रेशर एंड थर्ड वन इज वैक्यूम प्रेशर। जब हम एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करते हैं, जो एनवायरनमेंट में गैसेज हैं, जो एयर है उसमें बहुत सारी गैसेज का कॉम्बिनेशन होता है, वो इधर उधर रैंडमली मूव करती हैं और एक दूसरे से स्ट्राइक करती हैं, तो उसके ऊपर वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। तो प्रेशर का जो मेजरमेंट करते हैं हम, कुछ रेफरेंस लाइन के बेस पर हम मेजरमेंट करते हैं। कोई हमारी रेफरेंस लाइनें होती हैं, उन रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में हम प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मेजरमेंट की बात करें, एक होता है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक होता है हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक होता है हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। तो सबसे पहले अगर मैं उन लाइनों को यहाँ पर बनाऊँ, एब्सोल्यूट जीरो जहाँ पर कोई भी पार्टिकल इधर उधर मूव नहीं करेगा, किसी भी पार्टिकल में कोई प्रेशर नहीं होगा, उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। सबसे बॉटम पर ये लाइन हमारी शो करती है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। अगर इस लाइन से किसी भी प्रेशर का हम मेजरमेंट करेंगे, एब्सोल्यूट जीरो लाइन से अगर हम किसी भी प्रेशर का अगर हम मेजरमेंट करेंगे, तो उस प्रेशर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। जीरो लाइन से जो भी मेजरमेंट होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर कहाँ से हो गया मेजरमेंट? मेजरमेंट फ्रॉम द एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन। एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया। अब हम बात करें अगर गेज प्रेशर की, एब्सोल्यूट प्रेशर के बाद एक दूसरी टर्म होती है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारी गैसेज की वजह से इस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट होता है। हर जगह वो प्रेशर अवेलेबल है, जिसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से तो ज़्यादा ही होगा। एब्सोल्यूट जीरो का क्या मतलब है? एकदम जीरो प्रेशर, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है वहाँ पर प्रेशर की। तो जो एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, इससे कुछ ना कुछ ज़्यादा वैल्यू होगी उसकी। तो ये हो गया हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन, एटमॉस्फेरिक, शॉर्ट में हम इसे ATMP, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर हम किसी भी प्रेशर का मेजरमेंट इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एबव करते हैं, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर मेजरमेंट करते हैं, तो वो हमें गेज प्रेशर बताता है। तो ये जो हमारी एटमॉस्फेरिक लाइन है, इससे अगर ऊपर कोई भी प्रेशर मेजरमेंट हम करेंगे, तो वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा? गेज प्रेशर।
यहाँ से यहाँ तक का ये प्रेशर क्या होगा, गेज प्रेशर। मीन्स एक एब्सोल्यूट जीरो लाइन है, एक एटमॉस्फेरिक लाइन है। तो इस एटमॉस्फेरिक लाइन से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से ऊपर जिस किसी भी प्रेशर का मेजरमेंट होगा वो हमारा होगा गेज प्रेशर। और अगर इसी पॉइंट का मैं एब्सोल्यूट प्रेशर मार्क करना चाहूँ तो एब्सोल्यूट प्रेशर का मेजरमेंट कहाँ से होता है, एब्सोल्यूट जीरो लाइन से। तो एब्सोल्यूट जीरो लाइन से जो यहाँ तक की जो टोटल वैल्यू होगी ये रिप्रेजेंट मेरा करेगी एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो लाइन, एब्सोल्यूट प्रेशर। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर above the atmospheric pressure is called gauge pressure। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास वैक्यूम प्रेशर। अगर हम प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बॉटम में मेजरमेंट करते हैं, या ये कहते हैं हम नेगेटिव गेज प्रेशर, नेगेटिव गेज प्रेशर अगर हम कहते हैं तो उसे बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बिलो जो प्रेशर मेजरमेंट होता है उसे हम बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। सपोज यहाँ ये कोई पॉइंट नंबर 2, तो इसका जो मेजरमेंट होगा ये हमारा क्या होगा, वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन इज कॉल्ड वैक्यूम प्रेशर। और अगर इसी पॉइंट का मैं एब्सोल्यूट प्रेशर देखना चाहूँ तो एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर का मेजरमेंट कहाँ से है, एब्सोल्यूट जीरो लाइन से। इस 2 पॉइंट के लिए ये जो वैल्यू होगी ये हमारी वैल्यू होगी एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर। तो इन दोनों टर्म से गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास मैथमेटिकली एक रिलेशन निकल के आते हैं। अगर हम मैथमेटिकली रिलेशन की बात करें फर्स्ट गेज प्रेशर की हेल्प से, अगर हम गेज प्रेशर की हेल्प से बात करें, इसकी हेल्प से, तो यहाँ से क्या आता है हमारे पास, ये जो एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर किया है हमने, ये एब्सोल्यूट प्रेशर किस किस का समेशन है, यहाँ से और यहाँ तक की वैल्यू, फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, देन दिस वन। तो ये जो बीच वाली वैल्यू ये क्या है हमारी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वैल्यू हमारी रिप्रेजेंट कर रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो एब्सोल्यूट प्रेशर शॉर्ट में लिखते हैं P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस P गेज। यही रिलेशन निकल के आएगा फर्स्ट वाले से, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। ये किसके कंडीशन में आया है, गेज के कंडीशन में, जब हम गेज प्रेशर की बात कर रहे हैं। अगर हम वैक्यूम प्रेशर की बात करें, अगर हम बात करते हैं वैक्यूम प्रेशर की, वैक्यूम प्रेशर में ये टर्म आएंगी हमारी, तो यहां पर अगर हम देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस किस का समेशन है, एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस वैक्यूम प्रेशर। अगर हम यहां बात करते हैं वैक्यूम प्रेशर की, वैक्यूम प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर। तो इनकी हेल्प से ये दो रिलेशन यहाँ पर आ जाते हैं। अब प्रेशर का जब कभी भी हम जर्नल मेजरमेंट करते हैं, जो हम प्रेशर मेजरमेंट करते हैं गेज की हेल्प से, तो वो प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेरिक से ऊपर होता है। अगर हमने किसी फ्लूइड का प्रेशर मेजर किया है तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम ऐड करके चलेंगे। कहीं भी फ्लूइड के प्रेशर का मेजरमेंट होगा तो वो गेज प्रेशर होता है हमारा, और वो जो गेज प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एबव होता है, तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा ऐड हो जाता है। तो जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो गेज प्रेशर मेजर करते हैं हमेशा, वो एटमॉस्फेरिक से ऊपर होगा।
अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है प्रेशर, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या होगी। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको याद भी रखनी पड़ेगी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, पास्कल। हम ये भी लिख सकते हैं 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। अगर हम इसे किलो पास्कल में कन्वर्ट करेंगे 1.013 इंटू 10⁻² किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या किलो पास्कल भी सेम होगा 1.013 इंटू 10⁻² किलो पास्कल। अगर हम इसे मेगा में कन्वर्ट करेंगे तो और 10⁻1 से माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.1013 मेगा पास्कल। तो ये तो पास्कल की टर्म में इसका कन्वर्जन हो गया। तो इससे न्यूटन में, किलो न्यूटन में, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, किसी में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कभी कभी जो न्यूमेरिकल में दी होती हैं वैल्यू, उस टर्म में भी दी होती है कि वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg इसमें मेजरमेंट होता है। सेकंड वाटर की फॉर्म में होता है 10.33 मीटर ऑफ वाटर। इन दोनों का कन्वर्जन मैं इस लेक्चर के एंड में बताऊंगा, जब हम हाइड्रोस्टैटिक लॉ पढ़ेंगे, कि ये वैल्यूज हमारी 760 mm ऑफ Hg इसके इक्विवेलेंट कैसे आती है, या 10.33 mm मीटर ऑफ वाटर इसके इक्विवेलेंट कैसे आती है। वो हम हाइड्रोस्टैटिक लॉ पढ़ेंगे अभी, तो उसके बाद में इनका कन्वर्जन आपको बताऊंगा। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है हमारा पास्कल लॉ। पास्कल लॉ का डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, सिर्फ उसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे। पास्कल लॉ अगर हम पास्कल्स लॉ की बात करें, पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई भी आपके पास कंटेनर है और उस कंटेनर का मैं कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करता हूँ, उस कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है, उस फ्लूइड का कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करता हूँ, तो उस पॉइंट पर जो प्रेशर की इंटेंसिटी होगी वो सभी डायरेक्शन में इक्वल होगी। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन आर सेम। पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट लिख देते हैं हम। इट स्टेट दैट द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, और सिंपली प्रेशर, at a point in a static fluid is equal in all direction। तो फ्लूइड के अंदर अगर ये कोई आपका कंटेनर है, कुछ भी मैंने ले लिया रैंडमली, और इसके अंदर अगर मैं यहाँ एक पार्टिकल की बात करता हूँ किसी की फ्लूइड की इस पॉइंट पर, तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन Px Py Pz, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन आर सेम। तो
तो इसमें किसी भी पॉइंट को अगर हम कंसीडर करेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर हमारा सेम होगा। जैसे कोई एक मैंने इस टाइप की शेप ली, यहाँ प्रेशर Px Py Pz, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर सेम होगी। यहाँ भी क्या होगा, यहाँ से प्रूफ होके आ जाता है Px इज इक्वल टू Py इज इक्वल टू Pz। ये हमारा पास्कल लॉ है। पास्कल लॉ का स्टेटमेंट याद रखना है आपको, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर और प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। जितनी भी डायरेक्शन होंगी सभी में प्रेशर की इंटेंसिटी हमारी सेम आएगी, इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। इस पास्कल लॉ से हमें फ़ायदा क्या हो जाता है, आपने हाइड्रोलिक लिफ्ट देखी होगी, क्रेन देखी होंगी, उसमें क्या होता है कि मैं यहाँ एक डायग्राम बनाता हूँ, हाइड्रोलिक रैम, इसकी हेल्प से हम बहुत कम फोर्स लगा के बहुत हैवी इक्विपमेंट को लिफ्ट करा सकते हैं। क्या चेंज करना होगा उसमें हमें, एरिया। देखो यहाँ से मैंने अगर सपोज F1 लगाया फोर्स, तो यहाँ अगर आपका कोई प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी कोई गाड़ी रखी हुई है, कोई भी यहाँ व्हीकल रखा हुआ है या वेट रखा हुआ है कोई भी, तो इस हैवी वेट को मैं कम फोर्स लगा के भी लिफ्ट करा सकता हूँ। सपोज इसका एरिया कम है A1 और इसका एरिया सपोज A2, F1 फोर्स लगाया और यहाँ जो लिफ्ट करा रहे हैं इसका वेट, या तो वेट W ले लेते हैं हम, या फोर्स की टर्म में ही लेते हैं अगर F2 ले लिया, कितना वेट में लिफ्ट करा सकता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, जितना प्रेशर यहाँ लगेगा, इस पॉइंट पर जितना प्रेशर होगा सेम प्रेशर हमारा यहाँ होगा, क्योंकि पास्कल लॉ यही कहता है कि किसी भी फ्लूइड में, स्टैटिक फ्लूइड में इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर सब जगह बराबर होती है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता। तो इस फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या होगा, F1 अपॉन A1। और अगर सेकेंड पॉइंट पर जाते हैं हम, यहाँ इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर की बात करते हैं तो यहाँ क्या होगा, F2 अपॉन A2। अब अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर तो सेम होगा, इसका मतलब F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। सो F2 इज इक्वल टू F1 इंटू A1 A2, F1 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1, A2 अपॉन A1, A2 इज ग्रेटर देन A1। इसका मतलब क्या हुआ, ये रेशो जो होगा, ये रेशो क्या हुआ, ग्रेटर देन 1। जब ये रेशो ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका मतलब हुआ कि F2 इज ग्रेटर देन F1। और किस रेशो में, अगर एरिया मैंने 10 गुना ज़्यादा कर दिया तो मैं 10 गुना वेट उठा सकता हूँ। 1 किलो न्यूटन से मैं 10 किलो न्यूटन वेट को लिफ्ट करा सकता हूँ। जितना हम ज़्यादा एरिया कर देंगे उतना ही ज़्यादा वेट हम लिफ्ट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक या न्यूमैटिक, जिस किसी भी हेल्प से। जैसे ब्रेक अप्लाई करते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, हाइड्रोलिक रैम होती है, हाइड्रोलिक जैक होते हैं, ये सभी इसी प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। अब इसमें हम स्टैटिक्स में लास्ट टॉपिक देखते हैं, हाइड्रोस्टैटिक लॉ। हाइड्रोस्टैटिक लॉ, हाइड्रोस्टैटिक लॉ जो हमने कल भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि अगर किसी पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कैलकुलेट करनी है इन ए फ्लूइड, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये कोई भी एक कंटेनर है, इस कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है और इस फ्लूइड में कोई भी एक
सरफेस लिया हुआ है मैंने, इस सरफेस पर प्रेशर कितना होगा, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कितनी होगी अगर इसकी हाइट h है तो। हाइड्रोस्टैटिक जो लॉ होता है, हाइड्रोस्टैटिक लॉ हमें ये बताता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू डेप्थ, अगर मैं डेप्थ z लेता हूँ, इज इक्वल टू माइनस वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसे हम कह सकते हैं माइनस रो इंटू जी। ये हमारा एक्चुअल एक्सप्रेशन होता है ये, बट न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से या हम इजी सॉल्व के लिए इसे इस तरह से यूज करते हैं, डेल P अपॉन डेल Z इज इक्वल टू W इज इक्वल टू रो जी। नेगेटिव को कंसीडर नहीं करते। ये कंपटीशन में अक्सर पूछ लिया जाता है इस टाइप से, दोनों एक्सप्रेशन दिए होते हैं, 4 ऑप्शन में से ये दोनों मिलते हैं, तो दोनों में से जो नेगेटिव वाला होगा वो हमारा सही होगा। बट हम यूज कौन सा करेंगे लास्ट तक, सिर्फ पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम स्टार्टिंग में डायरेक्शन को चेंज लेके चलते हैं बस। और ये जो पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हैं हम, ये प्रेशर इंडिविजुअल डायरेक्शन में अलग अलग होता है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y रहेगा। यहाँ पर इस पार्शियल डेरिवेटिव को हम कंप्लीटली लिख देते हैं dp अपॉन dz इज इक्वल टू रो जी, या सिंपली हम लिख सकते हैं dp इज इक्वल टू रो जी dz। फिर इसे इंटीग्रेट कर देंगे प्रेशर को, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पर क्या है P एटमॉस्फेरिक, और यहाँ पर क्या है प्रेशर P। तो इसे इंटीग्रेट कर देंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से P प्रेशर तक। इसे इंटीग्रेट कर देंगे हम 0 से h तक। इंटीग्रेट किया तो ये आ जाएगा P माइनस P एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू रो जी h माइनस 0 मीन्स इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट डेप्थ h इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच। यहाँ से हमारी इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर आ जाती है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कंसीडर ना करें, अगर सिर्फ उस पॉइंट की बात करें कि उस पॉइंट पर कितना प्रेशर होगा, तो उसे हम डिनोट करते हैं P इज इक्वल टू रो जी एच, जिसमें रो उस फ्लूइड की डेंसिटी होती है, G ग्रेविटेशनल कोफिशिएंट होता है, और H उस फ्लूइड की डेप्थ होती है, हाइट होती है। इसी फॉर्मूले की हेल्प से जो हमने स्टार्टिंग में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया था, अब उसकी अगर बात करें हम, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10.33 मीटर ऑफ वाटर, ये लिया था हमने 10.33 मीटर। ये जो 10.33 मीटर है ये उसकी डेप्थ को बता रहा है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी, H की। और हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, वाटर की, और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है हमारी 1000। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10.33 इंटू रो की जगह आ जाएगा 1000 इंटू जी की जगह आ जाएगा 9.81। इसका मल्टीप्लाई करेंगे वही सेम वैल्यू आती है हमारे पास 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसमें सेकंड हमने लिया था Hg के लिए, 1 एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। तो 760 mm है, सबसे पहले इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10 की पावर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये तो हाइट हो गई 760 mm इंटू 1 डिवाइड बाई 10 की पावर 3। अब जो डेंसिटी होती है
13.6 इंटू 10⁻³ डेंसिटी हो गई, और जो h की वैल्यू होगी, सॉरी g की वैल्यू होगी 9.81। तो इससे भी वैल्यू हमारे पास 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही आ जाएगी। तो ये हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को mm ऑफ Hg और मीटर ऑफ वाटर से कन्वर्जन है, जो कि सेम उसी के इक्वल आता है जो वैल्यू हमने इनिशियली देखी थी। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं स्टैटिक्स के अंदर। इससे रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे।